59% लैंडमास पर कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है। That's scary. That's more than half the country. Exactly. More than half the country is sitting on a seismic hotspot. So the real question isn't if the ground will shake, but are we ready for when it does? बिल्कुल. बेसिकली आज हम इंडिया के डिजास्टर मैनेजमेंट की इसी सच्चाई की वेरी डीप एनालिसिस करने वाले हैं। Right. और इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना हो। Definitely. तो आज की चर्चा में हम 5 बड़े सवालों को समझेंगे। Okay. पहले, इंडिया अर्थक्वेक हैजर्ड्स के लिए इतनी वल्नरेबल क्यों है? हम कुछ बड़े डिजास्टर्स के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारी प्रिपेयर्डनेस में मतलब तैयारी में कहाँ-कहाँ गैप्स हैं। Right. The gaps are critical. और नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को समझेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चौथा, हम जानेंगे कि हैजार्ड जोनेशन मैपिंग लैंडस्लाइड्स को रोकने में कैसे हेल्प करती है। कूल ना? बहुत कूल, इट्स अ गेम चेंजर। और आखिर में हम ड्रॉट्स यानी सूखे से निपटने की तैयारी और एनडीएमए की गाइडलाइंस पर फोकस करेंगे, स्पेशली एल नीनो और ला नीना के कॉन्टेक्स्ट में। Perfect. That covers the whole spectrum. तो चलिए इस इन्फॉर्मेशन के पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स अनपैक दिस। Let's do it. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। Discuss about the vulnerability of India to earthquake-related hazards. Give examples, including the salient features of major disasters caused by earthquakes in different parts of India during the last 3 decades. Broad micro theme: disaster management. सो वल्नरेबिलिटी। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। आपने बताया कि 59% लैंड मास इज एट रिस्क। इसका सिंपल मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मोर देन हाफ, हाई रिस्क पर है। इमेजिन आप एक ऐसी बिल्डिंग में है जिसकी फाउंडेशन, उसकी नींव मजबूत नहीं है, ओके तो जरा सा भी झटका उसे गिरा सकता है। इंडिया की जियोलॉजिकल सेटिंग कुछ वैसी ही है, स्पेशली कुछ स्पेसिफिक जोन्स में। ओके, सो ये साइस्मिक जोन्स जो हैं जोन 2 से लेकर 5 तक, ये डिसाइड कैसे होते हैं? इज देयर सम काइंड ऑफ साइंटिफिक मैपिंग फॉर दिस? एब्सोल्युटली, ये कोई रैंडम डिवीजन नहीं है। ये मैपिंग इट्स बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव डेटा। हम पास्ट साइज्मिक एक्टिविटी देखते हैं, एरिया का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है और वहां पर टेक्टोनिक मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं। तो जोन 5 का मतलब द हाईएस्ट रिस्क। एग्जैक्टली। जोन वी मतलब हाईएस्ट रिस्क एरिया। कश्मीर, पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, द रन ऑफ कच्छ, ये सब इसमें आते हैं। एंड व्हाट इज द कोर रीजन बिहाइंड दिस वल्नरेबिलिटी? आई मीन व्हाई इंडिया स्पेसिफिकली? जियोलॉजी की बात कर रहे थे आप। हाँ, देखिए, द बिगेस्ट जियोलॉजिकल फैक्टर इज द कांस्टेंट अनस्टॉपेबल कोलिजन ऑफ द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट। राइट। आप इसे एक स्लो मोशन कार क्रैश की तरह इमेजिन कर सकते हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से हो रहा है। इस क्रैश ने हिमालयस को बनाया है और ये अभी भी अंडरग्राउंड इमेंस प्रेशर बिल्ड कर रहा है। और ये प्रेशर अर्थक्वेक्स के फॉर्म में रिलीज होता है। प्रिसाइसली। इसके अलावा हिमालयन आर्क में बहुत सारी एक्टिव फॉल्ट लाइंस हैं और एक और फैक्टर है, कई शहरों में अनस्टेबल सॉइल कंडीशंस हैं जो शेकिंग के इफेक्ट को और बढ़ा देती हैं, एम्पलीफाई कर देती हैं। राइट। दिस इजंट जस्ट थियरी, हमने इसके रिजल्ट्स देखे हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम केस स्टडीज फ्रॉम द लास्ट 30 इयर्स। भुज 2001, वो हम सबकी मेमोरी में है। भुज was a truly catastrophic event. मैग्नीट्यूड 7.7 और इसका जो इकोनॉमिक लॉस था, इट वाज एस्टिमेटेड एट अराउंड $10 बिलियन। वाओ। लेकिन भुज से जो सबसे बड़ा टेक अवे था, वो सिर्फ बिल्डिंग्स में स्ट्रॉन्गर कंक्रीट यूज करना नहीं था। तो क्या था? इट वाज अ फंडामेंटल शिफ्ट इन अ नेशनल माइंडसेट। हम डिजास्टर्स को पहले एक्ट्स ऑफ गॉड मानते थे, अनअवॉइडेबल। भुज के बाद हमने उन्हें फेलियर्स ऑफ प्लानिंग की तरह देखना शुरू किया। That's a huge shift. It is. That single change is the foundation of all modern disaster management in India. So भुज अर्थक्वेक के बाद बिल्डिंग कोड्स बदले गए, बट मेरा सवाल वही है, क्या लोग सच में उन्हें फॉलो करते हैं? जमीनी हकीकत क्या है? That is the critical question. और हम इस पर आगे भी बात करेंगे। एनफोर्समेंट एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली इन स्मॉलर टाउन्स एंड अनऑथराइज्ड कॉलोनीज। Okay, let's talk about another one. सिक्किम अर्थक्वेक 2011. हाँ, मैग्नीट्यूड 6.9, भुज से छोटा था, लेकिन इसने नॉर्थ ईस्ट में हमारे हिली इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियों को, उसकी फ्रेजिलिटी को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। और फिर नेपाल अर्थक्वेक ऑफ 2015. नॉर्थ इंडिया पर उसका काफी गहरा असर पड़ा। Yes. नेपाल अर्थक्वेक का असर इंडिया पर इतना ज्यादा क्यों हुआ? Was it just proximity? I was about to ask that. क्यों हुआ? It was proximity and shared geology. देखिए, हिमालयाज एक सिंगल इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। एक जगह की हलचल दूसरी जगह महसूस होती ही है। Makes sense. नेपाल क्वेक के बाद क्रॉस बॉर्डर डिजास्टर रिस्पांस मैकेनिज्म्स को मजबूत करने पर जोर दिया गया। तो इन सभी इंसिडेंट्स ने आई गेस गवर्नमेंट को जगाया, फाइनेंशियल एलोकेशंस हुए, नेशनल अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट यानी NERMP शुरू हुआ। हाँ, बिल्कुल। 3027.86 करोड़ रुपीस सैंक्शन हुए डिजास्टर मिटिगेशन के लिए। NERMP लॉन्च हुआ। सो इन सिंपल वर्ड्स, इस NERMP प्रोजेक्ट का मेन गोल क्या है? इसका मेन गोल है 2 चीजें। एक, नई बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना, और 2, जो पुरानी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, उनकी रेट्रोफिटिंग करना, यानी उन्हें स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथन करना। So what's the one key takeaway from all these disasters we've discussed? The key takeaway is this: prevention and preparedness are far, far cheaper than recovery. एकदम सीधी बात। We have the plans, जैसे National Disaster Management Plan 2019 और Building Codes 2016, which are steps in the right direction. लेकिन strategies को continuously update करना बहुत जरूरी है, याद रखना। Right. Now pause and practice saying, India's 59% landmass is prone to seismic activity, with seismic zones ranging from II to V. Rehearse this. So a mini recap for this part.
इंडिया की जियोलॉजिकल लोकेशन उसे नेचुरली वल्नरेबल बनाती है और पास्ट डिजास्टर्स ने हमें प्रिपेयरनेस की अहमियत सिखाई है। बिल्कुल। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। This connects directly to what we were just discussing. The frequency of earthquakes appears to have increased in the Indian subcontinent. However, India's preparedness for mitigating their impact has significant gaps. Discuss various aspects. Broad micro theme. Disaster management. So, हम जानते हैं कि खतरा है, but the real question is क्या हम तैयार हैं? ये टॉपिक हमारी तैयारी में मौजूद गैप्स या कमियों के बारे में है। Right. It's like, imagine आपने एग्जाम के लिए पूरा सिलेबस पढ़ लिया, but एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया। तो एग्जाम हॉल में प्रेशर हैंडल करना मुश्किल होगा। Exactly. हमारे डिजास्टर प्रिपेयरनेस में भी कुछ ऐसे ही गैप्स हैं। Let's set the urgency here. The sources say that just in 2024 there were 12 big earthquakes. ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वार्निंग्स है। Absolutely. Warnings. और सिर्फ 2023 में इन नेचुरल डिजास्टर्स से इंडिया को $12 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। ये सिर्फ इकोनॉमिक लॉस नहीं है, ये हमारी वल्नरेबिलिटी का प्रूफ है। So let's talk about these gaps in detail. सबसे पहले बिल्डिंग कोड्स का इम्प्लीमेंटेशन, नेशनल बिल्डिंग कोड का वीक एनफोर्समेंट। हाँ, ये सबसे बड़ा गैप है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। गुड़गांव का, वहां डीएलएफ एरियाज में इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए 4183 नोटिस दिए गए। 4183. दैट इज अ ह्यूज नंबर। It is, and this is just one area of one city. यस, ये शॉकिंग है। इज दिस अ कॉमन प्रॉब्लम अक्रॉस ऑल मेजर इंडियन सिटीज? Unfortunately, yes. Rapid, unplanned urbanization is a major factor जो हमारे seismic risk को बढ़ा रहा है. बट ये बिल्डिंग कोड्स एनफोर्स करना इतना मुश्किल क्यों है? इज इट अबाउट करप्शन और लैक ऑफ अवेयरनेस? It's a mix of both. Plus एक general tendency है to cut costs. लोगों को लगता है हमारे साथ नहीं होगा, which is a very dangerous assumption. Okay, so gap number 1 is weak enforcement. What's the second big gap? Resource allocation and implementation. देखिए, पैसा तो है, जैसे 2021 से 25 के लिए. We've allocated $6 billion for mitigation and $23 billion for preparedness. That's a lot of money. It is. लेकिन the implementation is suboptimal. मतलब पैसा सही से यूज नहीं हो रहा है. वो सेंट्रल एजेंसी से स्टेट तक और स्टेट से लोकल बॉडीज तक आते आते ब्यूरोक्रेसी में फंस जाता है. So it's not a supply problem, it's a pipeline problem. Perfectly put. The pipeline is clogged. तो इन गैप्स को भरने के लिए, इन पाइपलाइंस को क्लियर करने के लिए क्या किया जा रहा है? What are the mitigation measures? 3 main areas. First, technical solutions. हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स EWS पर काम कर रहे हैं और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चरल ऑडिट कर रहे हैं. आपने retrofitting का जिक्र किया था. What is retrofitting exactly? Can a normal person get their old house retrofitted? गुड क्वेश्चन. रेट्रोफिटिंग का मतलब है पुरानी बिल्डिंग को एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरल सपोर्ट देकर मजबूत बनाना ताकि वो अर्थक्वेक झेल सके. एंड यस, इट्स पॉसिबल फॉर ओल्ड हाउसेस, बट इट रिक्वायर्स टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड इट कैन बी एक्सपेंसिव. Okay, so early warning systems for earthquakes. Is that even possible? I thought भूकंप का तो पहले से पता नहीं चलता. Great question. And a common misconception. We can't predict earthquakes. लेकिन EWS, जो earthquake already शुरू हो चुका है, उसकी initial, less harmful P waves को detect कर सकता है. अच्छा. और इससे destructive S waves के आने से पहले you get a few crucial seconds of warning. It's about early detection, not prediction. वो कुछ seconds भी life saving हो सकते हैं. Wow. Okay, so that was technical solutions. What about the other areas? Second is capacity building. इसमें NDRF को और strong बनाना और importantly community mock drills conduct करना. Community mock drills. They really make a difference. Immensely. They build what we call muscle memory for disasters. जब panic strike करता है ना, तो trained responses take over. It saves lives. And the third area? Policy interventions. इसका मतलब है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के जरिए अर्बन प्लानिंग में ही डिजास्टर रेजिलियंस को इंटीग्रेट करना. मतलब शहर बसाने से पहले ही सोचना कि यहाँ अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा. So there are efforts being made? हाल ही में एलोकेट हुए 1115 करोड़ एक होप देते हैं. हाँ बिल्कुल, लेकिन सक्सेस एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स. NDMA, स्टेट एजेंसीज और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इन सबको मिलकर काम करना होगा. समझे? Yes. Okay, so let's practice this. Practicing key gaps in preparedness are weak enforcement of building codes and suboptimal resource implementation. Go on, rehearse it. So, the mini recap here is, हमारे पास plans और funds तो हैं, लेकिन a big gap exists between policy on paper and its execution on the ground. Precisely. Okay, let's move from the ground shaking beneath us to the ground sliding from under our feet. हमारा अगला topic? Describe the various causes and the effects of landslides. Mention the important components of the National Landslide Risk Management Strategy. Broad theme: disaster management. तो अब बात करते हैं पहाड़ों के दुश्मन, लैंडस्लाइड्स की. बेसिकली ये जमीन या चट्टान का तेजी से स्लोप पर नीचे खिसकना है. Right. Imagine a stack of books on a tilted table. ओके. अगर आप नीचे से एक बुक खींच लें या टेबल को हिला दें, तो पूरी स्टैक गिर जाएगी. लैंडस्लाइड भी कुछ ऐसा ही है. This is a serious problem for India. The stats are shocking. इंडिया का 12.6% एरिया लैंडस्लाइड प्रोन है. और उसमें से भी देश के 66.5% लैंडस्लाइड्स, मतलब 2/3, सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में होते हैं. So what are the causes? What's shaking the table, so to speak? कॉजेज को हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं: नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक. Natural causes क्या है? नेचुरल कॉजेज में आती हैं कमजोर चट्टानें, आई मीन वेदर्ड मटेरियल्स, साइज्मिक एक्टिविटी, जैसे 2015 नेपाल अर्थक्वेक ने हजारों लैंडस्लाइड्स ट्रिगर किए थे. और सबसे कॉमन हेवी रेनफॉल. और anthropogenic यानी human made causes? उसमें आते हैं डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन स्पेशली रोड्स, और माइनिंग एक्टिविटीज, बेसिकली ह्यूमन इंटरफेरेंस.
इन एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में से सबसे बड़ा विलन कौन है? डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन या माइनिंग? दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन और रोड कटिंग स्लोप्स को डायरेक्टली डिस्टेबलाइज करते हैं, सो दे आर ऑफन द बिगेस्ट इमीडिएट ट्रिगर्स। ओके, लेकिन डिफॉरेस्टेशन एक लॉन्ग टर्म विलन है। वो सॉइल को डेकेड्स तक धीरे धीरे कमजोर करता है। पेड़ों की जड़ें सॉइल को बांध कर रखती हैं, राइट। अब इसके इफेक्ट्स पर आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इम्पैक्ट्स तो साफ हैं। जान और माल का नुकसान, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स सब तबाह हो जाते हैं। द नंबर्स आर स्टैगरिंग। मिजोरम में 12,385 इंसिडेंट्स, उत्तराखंड में 11,219। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है। नहीं, हर इंसिडेंट के पीछे फैमिलीज होती हैं। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स भी बहुत हैं। ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, टूरिज्म पर असर पड़ता है और एनवायरनमेंट को डैमेज होता है। Speaking of indirect impacts, tourism. How badly does a single major landslide affect a place like Uttarakhand's economy? द इम्पैक्ट इज ह्यूज। देखिए, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो जाती हैं, टूरिस्ट में डर बैठ जाता है और लोकल पॉपुलेशन की पूरे सीजन की इनकम खत्म हो सकती है। रिकवरी में सालों लग जाते हैं। So इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए what is the National Landslide Risk Management Strategy? इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? स्ट्रैटेजी के दो मेन पिलर्स हैं। पहला, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आती हैं गाइडलाइंस, जैसे 30 डिग्री से ज्यादा स्लोप पर कंस्ट्रक्शन पर रोक। इसमें आती है हैजर्ड जोनेशन मैपिंग, जिस पर हम अगले टॉपिक में डिटेल से बात करेंगे। और इसमें आता है 1000 करोड़ रुपए का नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। Okay, so that's the first pillar. Second, सेकंड पिलर इज द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसका मतलब है अर्बन प्लानिंग में लैंडस्लाइड रिस्क को इंक्लूड करना और लोकल कम्युनिटीज की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उन्हें ट्रेन करना। ये जो 1000 crore का प्रोजेक्ट है, it's for 15 states. Is that amount sufficient for such a massive problem? देखिए, इट्स अ सिग्निफिकेंट स्टार्ट, लेकिन स्केल को देखते हुए इट्स मोर ऑफ अ सीड फंड। द गोल इज टू बिल्ड सिस्टम्स एंड पायलट प्रोजेक्ट्स जिनको स्टेट्स फिर स्केल अप कर सकें। और ये 30 डिग्री स्लोप पर कंस्ट्रक्शन बैन, क्या ये हिली एरियाज में प्रैक्टिकल है जहां फ्लैटलैंड बहुत कम है? दैट इज अ मेजर चैलेंज। ये रूल हर जगह एब्सोल्यूट बन नहीं सकता है। इट्स अ गाइडलाइन जो कहती है कि अगर कंस्ट्रक्शन अनअवॉइडेबल है तो बहुत स्ट्रिंजेंट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस और रिस्क असेसमेंट जरूरी है। What's the most effective low cost prevention technique जो एक लोकल कम्युनिटी अडॉप्ट कर सकती है? प्लांटिंग डीप रूटेड लोकल ग्रासेस एंड ट्रीज। इट्स अ नेचर बेस्ड सोल्यूशन जो सॉइल को बाइंड करने में इनक्रेडिबली इफेक्टिव है। सिंपल बट पावरफुल। So in conclusion, इस strategy की success, effective implementation और center state local community के coordination पर टिकी है। एकदम। Okay, now let's rehearse this part aloud. Landslides have both natural causes like heavy rain and anthropogenic causes like deforestation. Practice this. So, a quick mini recap. Landslides are a mix of nature's fury and human error, and tackling them requires a solid strategy, from prevention to community training. बिल्कुल। Disaster preparedness is the first step in any disaster management process. Explain how hazard zonation mapping will help disaster mitigation in the case of landslides. Broad micro theme, disaster management. तो हम जानते हैं कि लैंडस्लाइड कहाँ हो सकते हैं, बट हाउ डू वी नो एग्जैक्टली वेयर द हाईएस्ट रिस्क इज? इसका जवाब है हैजर्ड जोनेशन मैपिंग। हाँ, बेसिकली ये हाई रिस्क एरियाज की एक साइंटिफिक डेंजर मैप बनाने जैसा है। आई लव दैट एनालॉजी। इट्स लाइक गूगल मैप्स जो आपको ट्रैफिक हैवी रेड जोन्स दिखाता है ताकि आप उनसे बच सकें। एग्जैक्टली। हैजर्ड जोनेशन मैप भी गवर्नमेंट्स को लैंडस्लाइड हेवी रेड जोन्स दिखाता है ताकि वहां डेवलपमेंट को रेगुलेट किया जा सके। कूल ना? वेरी कूल। सो प्रिपेयरनेस का पहला कदम है खतरे को पहचानना, एंड दिस मैपिंग डज एग्जैक्टली दैट। तो ये मैपिंग काम कैसे करती है? देखिए, इसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ साइंटिफिक डेटा को एनालाइज किया जाता है। जियोलॉजिकल डेटा यानी वहां की चट्टानें कैसी हैं, जियोमॉर्फोलॉजिकल डेटा यानी स्लोप कितना स्टीप है, और मीटियोलॉजिकल डेटा यानी वहां बारिश कितनी होती है। और इन सब डेटा को मिलाकर इन सब डेटा के बेसिस पर एरियाज को अलग अलग रिस्क जोन्स में बांटा जाता है। वेरी हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क एंड सो ऑन। लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। इससे अर्ली वार्निंग और प्रिवेंशन में कैसे हेल्प मिलती है? बहुत। जब हमें पता होता है कि हाई रिस्क जोन्स कौन से हैं, तो हम वहां पर लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स यानी LEWS लगा सकते हैं। एंड हाउ इफेक्टिव आर दीस? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने इसमें काफी सक्सेस हासिल की है। NH 58 पर उन्हें 92% एक्यूरेसी मिली है। 92%, that's impressive. But what happened in the other 8%? What makes some landslides unpredictable? It's evolving, Right. So benefit number 1 is better early warning. What else? रिसोर्स एलोकेशन एंड प्लानिंग। इससे पता चलता है कि वो जो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसका पैसा कहाँ सबसे ज्यादा लगाना चाहिए, बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ मिलेगा। और तीसरा बेनिफिट? अ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क। आप अलग अलग जोन्स के लिए अलग अलग रूल्स बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, रेड जोन में नो कंस्ट्रक्शन, येलो जोन में कंडीशनल कंस्ट्रक्शन विद स्पेसिफिक सेफ्टी मेजर्स। ये डेटा, is it available for the public? Can I check the landslide risk for my village online? Yes, agencies like GSI are making this data more and more accessible through web portals. The goal is to empower every citizen with this knowledge. These landslide early warning systems, how do they work? Do they send an SMS? हाँ, they use sensors to monitor ground movement, soil moisture and rainfall intensity. अगर thresholds breach होते हैं तो they can trigger automated alarms, sirens, and yes, even SMS alerts to local authorities and residents. This mapping has clearly been successful. Initiatives like the National Landslide Susceptibility Mapping (NLSM) program prove that. But one question remains.
If a place is marked as a high-risk red zone, what happens to the people already living there? That's a huge policy challenge. देखिए, the first step is to stop new construction. For existing populations, the focus is on strengthening their homes, creating safe evacuation routes, and intense community training. Relocation is always the last resort. And how often do these maps need to be updated? They must be dynamic. उन्हें static नहीं रख सकते. Climate change, new construction, seismic events, ये सब risk profiles को alter कर सकते हैं. So periodic updates, maybe every 5-10 years, are crucial. So, to conclude this part, technology और scientific mapping को जब preparedness के साथ मिलाया जाता है, तो community resilience यानी आपदा से लड़ने की हमारी क्षमता काफी बढ़ जाती है. बिल्कुल. Okay, time to practice. Practice this sentence. Hazard zonation mapping is a scientific tool to identify high-risk areas for better planning and resource allocation. Rehearse it aloud. Hazard zonation mapping is like a disaster GPS. It tells us where the danger is so we can navigate around it or prepare for it. Perfect summary. चलिए, अब हम अपने पांचवें और आखिरी विषय पर चलते हैं. A slow onset disaster. सूखा या drought. Drought has been recognized as a disaster, with a focus on the September 2010 guidelines from the National Disaster Management Authority (NDMA) discuss the mechanisms for preparedness to deal with likely El Nino and La Nina fallouts in India. Broad micro theme: geography and disaster management. तो सूखा ये धीरे धीरे आता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और लंबा होता है. Exactly. Drought is like a slow leak in your home's water tank. आप इसे तुरंत नोटिस नहीं करते, पर जब तक करते हैं, तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है. That's why early warning and repair are key. So let's start with the 2024 IMD forecast. It says 105% above normal monsoon. ये सुनने में तो अच्छा लगता है. हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, पर ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की तरफ भी इशारा करता है. हो सकता है एक जगह फ्लड हो और दूसरी जगह सूखा. This makes drought preparedness even more important. Let's talk about the NDMA guidelines from 2010. उनके key components क्या है? गाइडलाइंस 3 चीजों पे फोकस करती हैं. पहला, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स. Okay. इसमें स्टैंडर्डाइज्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स यानी SPI का इस्तेमाल होता है और रियल टाइम डेटा के लिए ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस का नेटवर्क. What is this standardized precipitation index? How is it better than just measuring rainfall? SPI इज स्मार्टर. वो सिर्फ ये नहीं नापता कि कितनी बारिश हुई, वो करंट रेनफॉल को उस स्पेसिफिक लोकेशन और टाइम के लॉन्ग टर्म एवरेज से कंपेयर करता है. अच्छा. दिस हेल्प्स डिस्टिंग्विश बिटवीन अ नॉर्मल ड्राई स्पेल एंड अ सीरियस ड्राउट. Okay. So first component is early warning. Second, सेकेंड इज मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज. इसमें आती हैं वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स और वाटरशेड डेवलपमेंट. drought resistant crops. This sounds like a great solution. Why isn't every farmer using them? इसके चैलेंजेस हैं सीड्स की अवेलेबिलिटी, उनकी कॉस्ट और कभी-कभी गुड रेनफॉल ईयर्स में ट्रेडिशनल क्रॉप से कम यील्ड. इट रिक्वायर्स अ शिफ्ट इन माइंडसेट एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट. And the third component of the guidelines? अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क. इसमें इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम्स IMCTs का गठन है और SDRF, NDRF से फंड एलोकेशन का मैकेनिज्म है. Okay, now let's focus on El Nino and La Nina. Can you explain these in very simple terms for a 10th grader? Of course, think of the Pacific Ocean as a giant bathtub. एक नॉर्मल साल में वार्म वाटर एशिया की तरफ पुश होता है. एल निनो के दौरान ये पैटर्न रिवर्स हो जाता है, जो इंडिया में अक्सर वार्मर, ड्रायर वेदर लाता है. और La Nina? ला नीनिया इज द ऑपोजिट. इट ऑफन ब्रिंग्स कूलर, वेटर कंडीशंस. समझे? Yes, that's very clear. So इनके fallout से डील करने के लिए हमारी preparedness कैसी है? हम इंडियन ओशन डाइपोल और यूरेशियन स्नो कवर की रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि एल नीनो के दौरान तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट में कम बारिश का खतरा रहता है, सो वी कैन प्रिपेयर दोज स्टेट्स इन एडवांस. और adaptive measures क्या है? एफिशिएंट इरिगेशन जैसे ड्रिप इरिगेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी एक ही फसल पर डिपेंड न रहना, और कम्युनिटी बेस्ड वाटर मैनेजमेंट. It's good to know कि ये plan सिर्फ कागज पर नहीं है. The progress has been real. 1982 में सिर्फ 3 states के पास drought contingency plans थे. और 1992 तक ये 27 स्टेट्स तक पहुंच गए. दैट्स रियल प्रोग्रेस. What does a state drought contingency plan actually contain? इट्स अ डिटेल रूल बुक. इट आउटलाइंस व्हिच एजेंसी डज व्हाट, पानी कहां से लाना है, फूड और फॉडर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और MGNREGA जैसी स्कीम्स के थ्रू एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करना है. One final question on this. With the 2024 forecast of 105% rain, should we stop worrying about drought? Not at all. A high overall percentage can hide regional and temporal gaps. We could have floods in one month and a dry spell in another. Preparedness is a 365-day job. So the conclusion is that NDMA guidelines, modern forecasting और सभी stakeholders का मिलकर काम करना ही इंडिया को drought resilient बना सकता है. बिल्कुल सही. Let's practice the final cue. Now, pause and practice this. NDMI's 2010 guidelines focus on early warning, mitigation, and a strong institutional framework to manage droughts, especially those influenced by El Nino and La Nina. Take a moment and rehearse. And the mini recap? In short, fighting a slow poison like drought requires a proactive and multi-layered strategy, from satellite monitoring to village-level water conservation. Well said. तो दोस्तों, आज हमने disaster management के कई important aspects को समझा. हाँ, it was a comprehensive discussion. Let's do a final recap. Earthquakes. हमने देखा कि इंडिया की जियोलॉजिकल पोजीशन उसे वल्नरेबल बनाती है, और भुज जैसे डिजास्टर्स ने हमें प्रिपेयर्डनेस का लेसन सिखाया है. बट बिल्डिंग कोड्स के एनफोर्समेंट में अभी भी गैप्स हैं.
हमने नेचुरल और ह्यूमन मेड कॉजेज को समझा और जाना कि नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और हैजर्ड जोनेशन मैपिंग जैसे टूल्स कितने क्रूशल हैं। Yes, they are the key to prevention. और फाइनली ड्रॉट। हमने ड्रॉट जैसे स्लो डिजास्टर से निपटने के लिए NDMA गाइडलाइंस और एल नीनो लानीना के लिए अडेप्टिव मेजर्स की इंपॉर्टेंस को समझा। बिल्कुल। अब कुछ कंटेंट प्रोब्स फॉर मेमोराइजेशन ताकि ये सब याद रहें। गो अहेड। इंडिया के कौन से साइज्मिक जोन को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है? द आंसर इज जोन वी। 2001 में कौन सा बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसने बिल्डिंग कोड्स को बदलने पर मजबूर किया? दैट वाज द भुज अर्थक्वेक। लैंडस्लाइड्स के दो मेन एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव निर्मित कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन एंड अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन। लैंडस्लाइड रिस्क मैपिंग में GSI को NH58 पर कितनी एक्यूरेसी मिली? एन इम्प्रेसिव 92%। सूखे की सिवियरिटी नापने के लिए कौन सा साइंटिफिक इंडेक्स इस्तेमाल होता है? द SPI स्टैंडर्डाइज्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स। एंड द लास्ट वन, कौन सा ग्लोबल वेदर पैटर्न अक्सर इंडिया में सूखे से जुड़ा होता है? एल नीनो। ब्रिलियंट। तो यहाँ आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। अगली बार जब आप न्यूज में किसी नेचुरल डिजास्टर के बारे में सुने तो सिर्फ घटना पर नहीं बल्कि उसके पीछे के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पर भी सोचने की कोशिश करें। आस्क योरसेल्फ व्हाट कुड हैव बीन डन बेटर। दैट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। ये गहरी चर्चा यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपके मन में कोई सवाल है और यू वांट अस टू कवर अनदर टॉपिक, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वी रीड ऑल द कमेंट्स। और अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर दिस विद अ फ्रेंड हु नीड्स टू नो दिस। अगली बार तक सीखते रहे एंड स्टे क्यूरियस।